ओके, गुड इवनिंग गाइस। लेट्स स्टार्ट विद हमारा जो अगला चैप्टर है। हम लोगों ने इसके जस्ट पहले जर्नल चैप्टर कंप्लीट किया है। चलिए, अब पूरा फोकस यहाँ पर रहेगा और जो पूछूं उसका जवाब देंगे। हमने इसके पहले जो चैप्टर करा था वो था जर्नल। अब एज पर बुक जर्नल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका लेजर। बट मैं अभी लेजर को स्किप कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत ही बोरिंग चैप्टर है और मज़ा भी नहीं आता है। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग अ चैप्टर विच इज़ मोर इफेक्टिव, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। सो आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 9 एज पर टी.एस. ग्रेवाल। बुक चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक पार्ट 1। दो चैप्टर है हमारे पास सब्सिडरी बुक के। आपको पता है सब्सिडरी बुक होता क्या? किसी को नहीं पता? ओके, नहीं पता होगा, पहली बार शायद हम ये वर्ड सुन रहे होंगे। जर्नल पता है क्या होता है? जर्नल सर वही है चल रहा जिसमें है अकाउंट्स। बढ़िया कटिंग वटिंग करा के भाई शायद। हाँ बोलो, जर्नल कौन बोल रहा था? अकाउंट्स जिसमें नोट करते हैं। हाँ, इसमें क्या जर्नल क्या होता है? एक ऐसा बुक होता है सर, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन, उसे हम जर्नल बोलते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसलिए जर्नल को हमने एक और नाम बोला था, क्या? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हाई इट वाज सेड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन यही रिकॉर्ड होता है। ठीक, अब आप बोलोगे सर सब्सिडरी बुक है तो उसका जर्नल से क्यों आप कनेक्शन कर रहे हो? कनेक्शन, सबसे गहरा कनेक्शन है जर्नल के साथ ही। अब जर्नल में हम क्या करते हैं? सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है हम उसे जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। अब सोचिए, सागर गेरे वाले के बारे में सोचिए, नहीं उसके खाने के बारे में नहीं सोचिए, उसके बिजनेस के बारे में सोचिए, अदरवाइज मुंह में पानी आ जाएगा, फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सो सागर केरे वाले के पास एक दिन में कितनी बार कैश सेल्स होता होगा? अभी तो 100 कोरोना 150 बार। 100-150 कोरोना बार। में तो कम ही होता होगा। नहीं, उसको इफेक्ट छोड़ देते हैं, नॉर्मल कंडीशन में 100-150 से ज्यादा ही होता होगा। ठीक, चलो फिर भी हम 100 ही लेते हैं अपने कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए। तो 100 ट्रांजेक्शन होते हैं कौन से? कैश सेल्स के। ठीक, अब उसको क्या करना पड़ेगा? एक दिन में अगर वो जर्नल एंट्री पास करे, रिकॉर्ड करे, तो उसको एंट्री करना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री एक दिन में कितनी बार करनी पड़ेगी? 100 बार, 100 बार। है ना? एक दिन में 100 बार, एक महीने में 3000 बार और एक साल में 36,000 बार। सेम एंट्री, सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब बस यही करते रह गया तो हो गया उसका काम। ठीक, इसलिए वो क्या करता है, उसने क्या करा है, क्योंकि अब बिजनेस बड़ा है, अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने काउंटर मशीन लगवा दी है। अगर यही काउंटर मशीन नहीं लगवाते तो वो क्या करते? एक रजिस्टर लेते, उसमें लिखते जाते आज के दिन में कस्टमर 1, पूरा डिटेल लिखने की भी जरूरत नहीं, कस्टमर 1 200 रुपए का बिल, कस्टमर 2 100 रुपए का बिल, कस्टमर 3 80 रुपए का बिल, कस्टमर 4 70 रुपीज का बिल। इस तरीके से वो क्या करता है, यहाँ से समझो कस्टमर 1 ये एक रजिस्टर बना लेता, उसका 200 रुपए का बिल, फिर कस्टमर नंबर 2 150 का बिल। इससे करके वो जैसे ही कोई आता लिखता जाता, वो कहाँ तक पहुंच जाता? कस्टमर नंबर 100 तक। और इसका जो है वो यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो लिख लेगा। और क्या करता, इस पूरे का टोटल करके, ये जितने इसने आज एक दिन में ट्रांजेक्शन करे हैं, इस पूरे का टोटल करके अमाउंट आ जाता जो भी। और 100 बार एंट्री करने के बजाय अगर वो सिर्फ एक ही बार एंट्री करे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सीधा टोटल के अमाउंट से एंट्री करे, तो भी काम सही होगा अपना। यस और नो? यस। है ना? तो उसने क्या करा, क्योंकि एक ऐसा ट्रांजैक्शन था जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है, रिपीटेटिव नेचर का है, ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए उसने क्या करा, एक रफ बुक बना दी। और वो क्या करता है, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन ही डू नॉट पास अ जर्नल एंट्री। वो उस रफ बुक में या तो एक हफ्ते तक रिकॉर्ड करता रहेगा, या एक दिन में, या एक महीने में, और एक हफ्ते, एक दिन, एक महीने के एंड में
टोटल करता होगा और एक सिंगल एंट्री पास कर देगा। यस और नो? तो उसने ये जो अलग से बुक बनाई है, ये अलग से जो बुक बनाई है पर्टिकुलरली किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए, ये जो सेपरेट बुक बनाई है इसे ही बोलते हैं सब्सिडरी बुक। सर जो लास्ट एंट्री करेगा वो जर्नल में ही करेगा। ये तो जर्नल में ही होगी, जर्नल में भी करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट हाँ अगर जर्नल एंट्री पास होगी तो एक ही एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है। सो ये जो उसने सेपरेट बुक बनाया है, इसी बुक को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक। अच्छा सर, मतलब अगर उसने सब्सिडरी बुक बनाई है इसका मतलब जर्नल में एंट्री करने की जरूरत नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो सर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सब्सिडरी बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल? यस बेटा, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि सब्सिडरी बुक इज पार्ट ऑफ जर्नल, आपके जर्नल का ही एक पार्ट है। जो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होना चाहिए था, पर क्योंकि उसका नेचर ऐसा था कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, रिपीटेटिव नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, पर्टिकुलरली उस ट्रांजैक्शन को अब आप जर्नल में रिकॉर्ड ना करके एक सेपरेट बुक में बना रहे हो। मतलब आपने क्या करा, अपनी जर्नल को डिवाइड कर दिया। आपने अपने जर्नल को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड करा? वो ट्रांजैक्शन जो बार बार हो रहे हैं उसके लिए एक अलग बुक बना ली, बाकियों के लिए एक सेपरेट बुक बना ली। आपने अपनी बुक को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसीलिए गाइस सब्सिडरी बुक इज ऑल्सो नोन एज सब डिविजन ऑफ जर्नल। जर्नल का ही एक पार्ट होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सब डिविजन ऑफ जर्नल। समझ में आया? इसीलिए क्योंकि सब्सिडरी बुक जर्नल का ही पार्ट है, तो हम सब्सिडरी बुक को भी क्या बोल सकते हैं, सब्सिडरी बुक इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको भी हम यही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सब्सिडरी बुक है क्या, जर्नल ही तो है। सब्सिडरी बुक है क्या, जर्नल ही तो है। हमने सिर्फ सब्सिडरी बुक जर्नल का वो ट्रांजैक्शन जो हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, उसको अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अलग प्लेस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको मैंने सब्सिडरी बुक बोल दिया। सो सब्सिडरी बुक नथिंग एल्स बट पार्ट ऑफ जर्नल, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो आप अगर आईएससी अपनी बुक देखोगे, उस किसी बुक में नाम दिया हुआ है सब्सिडरी बुक पार्ट 1, किसी बुक में नाम दिया हुआ है सब डिवीजन ऑफ जर्नल, बात एक ही है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, तो ये सब मैं हटा देता हूं और लिखने के लिए सिर्फ ये 3 पॉइंट हमारे लिए सही है। तो मैंने क्या बोला, सब्सिडरी बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, सब्सिडरी बुक ऑल्सो नोन एज सब डिवीजन ऑफ जर्नल, एंड सब्सिडरी बुक इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब मुझे अगर मीनिंग लिखना है, मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं इसको हम लिख सकते हैं, देयर आर सम ट्रांजैक्शंस which are voluminous in nature, voluminous and repetitive in nature, in order to save the time and the labor, these transactions are recorded in separate book known as subsidiary book। समझ में आया क्या होता है सब्सिडरी बुक? ठीक है। अब बोलोगे सर सब्सिडरी बुक्स तो समझ में आ गया, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं सर जिसके लिए हम सब्सिडरी बुक बनाएंगे? तो आप सब्सिडरी बुक किसके लिए बनाओगे, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस में किस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है। जैसे एक रिटेलर जो होता है, वो बल्क में परचेज करता है, एक साथ परचेज करता है और धीरे धीरे सेल करता है। ठीक,
तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो परचेज तो बहुत कम बार कर रहा है, एक ही बार करता है, मतलब साल में मुश्किल से 1 या 2 या 3 बार करता होगा। तो क्योंकि ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 3 ही हो रहे हैं, तो इसके लिए सब डिवीजन ऑफ जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सेल हर रोज करता है, तो सेल के लिए वो एक अलग से बुक बना सकता है, जिसको वो नाम दे देगा सेल्स बुक। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो परचेज बार बार करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो परचेज बुक बना सकते हैं। ऐसे ही अच्छा और, तो हाँ, और कौन सी बुक बन सकती है, आपकी सेल्स रिटर्न बुक बन सकती है, और आपकी परचेज रिटर्न बुक बन सकती है। ये है। इसके अलावा एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो लगभग हर बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है, वो है कैश का ट्रांजैक्शन, कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन। जैसे मेरे बिजनेस में या किसी के भी बिजनेस में ले लो, कैश या बैंक के ट्रांजैक्शन बार बार होते हैं, तो इसलिए वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कैश बुक। ठीक, तो और भी बहुत सारी सब्सिडरी बुक बन सकती हैं, डिपेंड्स ऑन आपका बिजनेस में ट्रांजैक्शन कौन सा ज्यादा हो रहा है। ठीक, बट ये मेजर बुक्स हैं, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। तो यही, हाँ जी, जीआर किस में आता है? क्या चीज, जीआर जीआर? क्रेडिट नोट, गुड्स रिटर्न। अच्छा, क्रेडिट नोट। हाँ। क्रेडिट नोट, देखो क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, आप किसी कस्टमर को क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्रेडिट नोट बनता है सेल्स रिटर्न बुक में। वाउचर होता है, बिल एक तरीके का बिल होता है क्रेडिट नोट। सर ये सारी बुक्स बना सकते हैं जर्नल के साथ? हाँ, इट डिपेंड्स ऑन आप अगर आपका जो व्यापारी है, जो आपका ट्रेडर है, जो बिजनेस कर रहा है, उसमें अगर सारे बहुत ज्यादा होते हैं तो हम अलग अलग बना सकते हैं सबके लिए। ठीक है। सर ओके और सर। जीआर? हाँ, जीआर क्या जीआर फुल फॉर्म बताओ मुझे, जीआर क्या बोल रहे हो? सर वो डिफेक्टिव आइटम, गुड्स रिटर्न। हाँ, गुड्स रिटर्न है ना वो, तो अब डिपेंड करता है वो गुड्स रिटर्न सेल्स रिटर्न हो रहा है कि परचेज रिटर्न हो रहा है। अगर सेल्स रिटर्न कर रहे हो तो सेल्स रिटर्न बुक बनाओगे, परचेज रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न बुक बनाओगे। चलिए यहाँ तक थे, तो मैंने बोला ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स आप बना सकते हो। नाउ मैंने चैप्टर का नाम क्या लिखा है, सब्सिडरी बुक पार्ट 1। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सब्सिडरी बुक पार्ट 1। ये जो है पार्ट 1 में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही बुक पढ़ते हैं, कौन सी, कैश बुक। सो हम लोग कैश बुक पढ़ने वाले हैं। कैश बुक इसलिए क्योंकि हर बिजनेस में कैश बुक तो बनती ही बनती है, हर बुक में, हर बिजनेस में कैश बुक। इवन मैं भी कैश बुक बनाता हूँ। अगर आपके पापा का बिजनेस है तो वो भी पक्का कैश बुक बनाते होंगे। अगर आपके पापा बहुत पुराने व्यापारी हैं तो वो बोलते होंगे रोकड़ बही बन रही है मेरी। रोकड़ बही मतलब हिंदी में कैश बुक को रोकड़ बही बोलते हैं। ठीक है, तो कैश बुक तो हर कोई बनाता ही बनाता है, इसलिए कैश बुक को एक सेपरेट चैप्टर दिया गया है, और बाकी जितनी भी बुक्स हैं उनके लिए सेपरेट चैप्टर है हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैश बुक। तो द फर्स्ट थिंग इज, सर हमें पता है कैश बुक क्या है, एक सब्सिडरी बुक है। हम कैश बुक क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बार होता है, तो बार बार जर्नल एंट्री करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कैश बुक बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि कैश बुक बनेगी। कैश में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे कैश बुक में, ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। अब देखिए कैश में बैंक भी आ जाता है, जब आप कैश की बात करते हो ना तो आपका बैंक भी आ जाता है, लेकिन हम बैंक के ट्रांजैक्शन करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की कैश बुक बना रहे हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो हम क्या जानेंगे, कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। दूसरी चीज आप क्या याद रखेंगे कि कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है, कैश बुक जो बनती है ना, वो सेम उसी तरीके से बनती है जिस तरीके से लेजर बनता है। ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनिएगा।
कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है ना वो सेम उसी तरीके से बनता है जिस तरीके से लेजर बनता है. सो अगर इफ वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक, then there is no need to prepare कैश अकाउंट. अकाउंट का मतलब क्या होता है? लेजर. अकाउंट मतलब होता है लेजर और बुक मतलब होता है जर्नल. सो हमें पता है कि हर चीज का जर्नल एंट्री भी होता है और हर चीज का लेजर में भी ट्रांसफर किया जाता है. लेकिन अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है. जब आप परचेज बुक बनाते हो ना तो आप परचेज अकाउंट ज़रूर बनाते हो, क्योंकि परचेज बुक का जो टोटल है वो परचेज अकाउंट में चला जाता है. मीन्स परचेज बुक भी बन रही है और परचेज अकाउंट भी बन रहा है. लेकिन कैश बुक अकेला ऐसा सब्सिडरी बुक है, जब आप कैश बुक बनाते हो तो आपको कैश का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है. ये समझ में आया? ठीक. इसीलिए therefore the cash book is said to be subsidiary book as well as principal book. अब सर ये क्या बात कर दी गाइज? जो जर्नल होता है उसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं, मैंने आपको बताया ही है. और जो लेजर होते हैं ना, लेजर को प्रिंसिपल बुक बोला जाता है. प्रिंसिपल बुक क्यों बोला जाता है? बिकॉज लेजर में ही फाइनल एंट्री होता है. आपने जर्नल करा, उसके बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद वो कहीं ट्रांसफर नहीं होता. तो इसलिए लेजर को प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है. जब हम लेजर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाई इट इज सेड टू बी प्रिंसिपल बुक. सो मैंने आपको ऊपर क्या बोला, जब आप कैश बुक बनाते हो तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कैश बुक ही कैश अकाउंट का काम कर देता है. इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो कैश बुक है वो सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है. मतलब वो जर्नल का काम भी कर रहा है, लेजर का काम भी कर रहा है. इज इट क्लियर? सर ये कैश अकाउंट मतलब समझ नहीं आया, क्या नहीं बनाना पड़ता? बेटा आपको याद है मैंने आपको ये बताया था कि जर्नल के बाद लेजर बनता है. हाँ सर. है ना, डिफरेंट, हर आइटम का एक डिफरेंट लेजर बनता है. वो लेजर जो होता है ना, उस लेजर को ही अकाउंट बोला जाता है. ठीक है ना, कैश अकाउंट, परचेज का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, तो हर आइटम का एक सेपरेट अकाउंट बनता है. जर्नल तो ऐसी चीज है जिसमें सारी चीजें लाइन से रिकॉर्ड हो जाती हैं, फिर अकाउंट बनता है सेपरेट आइटम का. तो मैंने आपको ये बोला कि अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको कैश अकाउंट की ज़रूरत नहीं है. मीन्स अगर आप जर्नल में सब्सिडरी बुक बना दी आपने कैश बुक की, तो आपको फिर उसे लेजर में पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कैश बुक ही कैश अकाउंट का काम कर देता है. इसलिए फिर मैंने बोला कि देयरफॉर द कैश बुक इज आल्सो सेड टू बी सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक. ठीक. यस. सो दिस वाज थ्योरेटिकल पार्ट. अब इसके बाद थ्योरी में ये है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बुक. डिसएडवांटेजेस ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा. ठीक, ये आप पढ़ेंगे खुद ही, क्योंकि ऐसा कोई बहुत उसमें आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं. अब आते हैं हम जनरल सीधा प्रैक्टिकल पे. टाइप्स ऑफ कैश बुक. Guys, there are two types of कैश बुक. पहला आपका बनता है मेन कैश बुक और एक दूसरा आपका बनता है पेटी कैश बुक. एक होती है आपकी मेन कैश बुक, एक होती है पेटी कैश बुक. मेन कैश बुक का मतलब क्या है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. मेरा बिजनेस है, छोटे लेवल पे ही चलते हैं, बड़े लेवल पे नहीं चलते. ये मेरा बिजनेस या किसी भी आप लोगों में से किसी के पापा का अगर बिजनेस है तो वो क्या करते हैं, दुकान पे काम करते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, पैसा आता, लेते हैं, पैसा देते हैं, ये सब होता रहता है. अब इसके अलावा जो आपकी शॉप है पापा का या शोरूम है या जो भी है, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे खर्चे भी होते होंगे. तो उन्होंने अपने ऑफिस में कोई प्यून व्यून रख के रखा होगा. कोई कस्टमर आया तो यार भाई साहब के लिए चाय लेकर आओ, ठंडा लेकर आओ, ये फोटो कॉपी करवा के आ जाओ, है ना, ये छोटा सा काम कर आ जाओ, या कोई
बाहर चैरिटी के लिए आ गया तो यार उसको 100-200 रुपए दे दिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। अब आपके पापा या जो आपके बिजनेस का अकाउंटेंट है वो बिजी है किसमें, सारी मेन चीज़ों में। अब बार बार वो जो प्योन है वो छोटे छोटे खर्चों के लिए अगर परेशान कर, अरे साहब 10 रुपए दो, चाय लेकर आनी है कस्टमर के लिए। पापा ने बोला फोटो कॉपी करवा के आ जाओ, आपके पापा ने उसको बोला छोटू को या जो भी प्योन है उसको बोला भैया फोटो कॉपी करवा के आ जाओ, साहब 50 रुपए दे दो, पैसे देने पड़ेंगे। तो अब छोटी छोटी चीज़ों को क्या होगा, हो सकता है पापा ने 50 रुपीज़ दे दिए, अब भूल गए, क्योंकि कहाँ इतना सारा काम संभाल रहे हैं, कहाँ उनको 10-20 रुपए याद रहेंगे, 50 रुपए याद रहेंगे, ठीक है ना। तो ये रिकॉर्ड करना फिर भूल जाते हैं, या फिर उनको तंग भी होना पड़ता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, बोला यार ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को बिजनेस करने में दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है, मैं बैठा हूँ पूरा मूड में, ये बार बार चिंदी चिंदी पैसा मांगता रहता है। ये मेरे साथ भी होता था, मैं क्लास में पढ़ा रहा रहता हूँ, बाहर कोई आया है या कोई चाय वाला आया है तो वो छोटू, मेरा जो यहाँ पे छोटू बैठता था, बोलता था सर वो 15 रुपए तो दे दो, उसको देने पैसे, और मेरा पूरा रिदम टूट जाता। ठीक, कुछ फोटो कॉपी करवाने के लिए मैंने बोला, आ गया छोटू, सब भैया वो 15 रुपए दे दो, मैं फोटो कॉपी करवा के आ जाऊँ। अरे यार क्लास के बीच में तो डिस्टर्ब मत कर। तो मैंने क्या किया, महीने की शुरुआत में 1000 रुपए पकड़ा दिए भाई साहब को। मैंने बोला काम बोलूंगा करते रहना, पैसे मांगने मेरे पास बार बार नहीं आना। 1 महीने का एंड पर मैं पूरा हिसाब किताब मांगूंगा कि उस 1000 रुपए का तुमने क्या किया। तो मैंने क्या करा, जो मेन कैश है, जो मेन एक्टिविटीज है मेरी, वो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन ये छोटे मोटे खर्चे कौन मेंटेन कर रहा है, वो छोटू। तो वो जो छोटू, अब एक कैश बुक मैं भी बना रहा हूँ जिसमें मैं सारी अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और एक कैश बुक वो छोटू भी बना रहा है जिसमें वो उस 1000 का हिसाब किताब कर रहा है। तो जहां वो छोटू हिसाब किताब कर रहा है 1000 का, उसे हम बोलेंगे पेटी कैश बुक, और जो मैं हिसाब कर रहा हूँ उसको बोलूंगा मेन कैश बुक। समझ में आया? सो Yes. मेन कैश बुक बिजनेस के मेन ट्रांजेक्शन, पेटी कैश बुक छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए बनते हैं। ठीक, तो अब हम पहला फोकस करेंगे मेन कैश बुक पर। मेन कैश बुक। अब गाइस मेन कैश बुक को बनाने का तरीका, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग मेन कैश बुक। सो 3 मेथड होते हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, इसमें से एक मेथड जो एक्चुअली डिफिकल्ट भी था वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो मेथड कौन कौन सा मेथड है? पहला मेथड था सिंपल कैश बुक, और इट इज नोन एज सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा था डबल कॉलम कैश बुक। गेस करो, चवन नहीं दूंगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। वाओ, यू आर सो इंटेलिजेंट। ठीक है, तो 3 टाइप के कैश बुक अपने बनते थे। पहला सिंगल कॉलम सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और ट्रिपल कॉलम, जिसमें से ये ट्रिपल कॉलम जो है अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये फुर्सत हो गई अपने को, क्योंकि बहुत दिक्कत देता था, टाइम कंज्यूमिंग था। कर तो लेते थे बट टाइम कंज्यूम करता था। तो हमें क्या करना है, सिंपल कैश बुक सीखनी है और डबल कॉलम कैश बुक। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल कैश बुक। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? सिंपल कैश बुक गाइस, सिंपल कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिंपल कैश बुक में ओनली एंड ओनली प्योर कैश ट्रांजेक्शन। मतलब क्या, इतने ओनली क्यों बोल रहे? बिकॉज जब आप कैश की बात करते हैं ना तो बैंक भी इंक्लूड होता है, यहाँ पर बैंक के ट्रांजेक्शन नहीं इंक्लूड है। नो बैंक ट्रांजेक्शन, नो डिस्काउंट ट्रांजेक्शन, एंड ऑब्वियसली कैश बुक में तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होता। क्या लिखा यहाँ पर? ओनली सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, कोई बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 10,000 का सामान खरीद रहा हूँ और मैंने सिर्फ 2,000 ही दिए हैं तो मैं 2,000 ही रिकॉर्ड करूंगा, 10,000 नहीं रिकॉर्ड करूंगा।
तो कहां पर रिकॉर्ड होगा फिर वो बाकी का 8,000 सर? उसके लिए जर्नल बन रहा है ना। तो कैश बुक क्यों बना रहे हो? कैश ट्रांजेक्शन के लिए। तो जब कैश इन्वॉल्व है तो ओनली कैश बुक में रिकॉर्ड कर दीजिए, और जितना कैश इन्वॉल्व नहीं है उतना आप जर्नल में जाके रिकॉर्ड कर दीजिए। ठीक। सो इतना तो हमें समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी द स्पेसिमेन ऑफ सिंपल कैश बुक। कैसे आप कर बनाओगे? सबसे पहला कॉलम डेट का, नहीं, पहले तो आप ऊपर हमेशा की तरह क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ जो भी बिजनेस होगा आपका, जैसे तुलसन एजुकेशन हब ले लेते हैं, मेरी कैश बुक अगर बन रही है तो नीचे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे कैश बुक, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डेट। फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा अपना पर्टिकुलर्स, ध्यान से देख लेना पहले। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं वाउचर नंबर। नेक्स्ट कॉलम बनता है आपका LF, फिर बनता है अमाउंट, और सेम इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा। सर दो दो क्यों? हाँ, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। ओ सर, ज्यादा मेहनत का काम है जनरल से। इसमें इसमें ज्यादा मेहनत लगती है जनरल से। नहीं, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती ज्यादा कॉलम बनाने पड़ रहे हैं ना, इसमें सिर्फ 4 कॉलम होते थे। बेटा। अभी तो अकाउंट शुरू हुआ है, अभी तो आप मतलब थोड़ा सा आगे और अकाउंट्स में बढ़ोगे ना तो तुम खुद बोलोगे सर कॉमर्स क्या साइंस से कम है क्या? और साइंस वालों को फिर बोलना कि तुम बड़े घमंड करते हो ना, करके दिखा दो हमारे क्वेश्चंस। ऐसी बात नहीं है कि आपका कॉमर्स जो है वो, खैर इजी तो है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, अलग तरीके से लगाना पड़ता है, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। सो लेट्स नॉट डिस्कस कौन सा बेटर है। सो ये हमने बना लिया, क्योंकि आपको प्रॉपर समझ में आया मैं यहाँ पे लाइन्स भी बना देता हूँ, आप प्रॉपर समझ में आए। आप चाहो तो बना लो साथ में, बिकॉज जितना बनाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड बढ़ेगा हमारा। अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तब हम फॉर्मेट्स बनाते नहीं हैं। फिर एग्ज़ाम में फॉर्मेट बनाना कंपलसरी होता है तो हमारी स्पीड नहीं होती है, तो फिर पेपर छूट जाता है। तो अकाउंट्स के पेपर में बच्चों के साथ यही होता है, सर पेपर छूट गया मेरा। सो कुछ इस तरीके से आपका कैश बुक दिखाई देगा, ये वाला डेबिट साइड है, ये वाला क्रेडिट साइड है। सर वर्टिकल में तो आएगा ही नहीं है। वर्टिकल में नहीं आएगा तो आप अपने डबल पेज यूज करिए, या कॉपी को आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के वक्त कर रहे थे हम लोग। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 पेज यूज करो, अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अफोर्ड तो सब लोग रहे हैं, भगवान की दुआ है आपको, ठीक है, तो अफोर्ड कर सकते हैं। 2 पेजेस इसलिए बोलता हूँ, एक पेज में 2 क्वेश्चन हो ही जाएंगे, आधा एक में आधा दूसरे में। पर क्या है, जब हम हॉरिजॉन्टल करते हैं ना, तो क्योंकि अलाइनमेंट चेंज हो जाता है लाइंस का, तो थोड़ा सा गंदा दिखता है, दैट्स द ओनली रीजन। चलिए अब बात आती है सर एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है जो मैंने आपको बताया। क्या बताया? कि भैया सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। अब सर रिकॉर्ड कौन सा आइटम कौन से साइड पे रिकॉर्ड होगा? सो गाइस हम लोग ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ चुके हैं। कैश अकाउंट कौन सा होता है? रियल अकाउंट होता है, या फिर आप इसको अगर बैलेंस शीट मेथड, मॉडर्न मेथड से जाओगे तो आप इसे एसेट बोलते हो। और रूल क्या होता है एसेट का या रियल अकाउंट का? रूल क्या होता है? रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही रूल होता है ना। सो कैश पर भी यही रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर मतलब क्या? मतलब ये है कि जब कैश आएगा, रोकड़ा आएगा, मजा आएगा, तो हम उसको डेबिट कर देंगे।
सो डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड भी बोला जाता है। जब रोकड़ा जाएगा, जब मजा नहीं आएगा, ठीक है, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इसको हम पेमेंट साइड में बोलते हैं। सो आपका जो डेबिट साइड है, इसको रिसिप्ट साइड भी बोला जाता है, और क्रेडिट साइड को, ये दिखा क्यों नहीं रहा, ओके कोई बात नहीं, और ये वाला क्रेडिट साइड जो है इसको हम लोग पेमेंट साइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, शॉर्टकट। सो कुछ इस तरीके से अपना फॉर्मेट, ये रिसिप्ट और पेमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डेबिट क्रेडिट लिख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, या तो रिसिप्ट और पेमेंट लिखिए या तो डेबिट और क्रेडिट लिखिए, आपकी मर्जी है, चल जाएगा दोनों से काम। तो जब हम क्या करेंगे, आप कोई ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और पैसा आ रहा होगा तो डेबिट साइड पे लिख लेंगे, पैसा जा रहा होगा तो क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बोला 1 जनवरी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो पैसा आया कि गया? आया। आया। आपको बिजनेस के एंगल से ही सोचना है, बिजनेस के एंगल से, बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पैसा आ रहा है, मजा आ रहा है, इसलिए डेबिट साइड पे लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1 जनवरी डेट में, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये पैसा क्यों आ रहा है, कौन दे रहा है? ओनर। और ओनर जब पैसा देता है तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। हमेशा ऑपोजिट लिखते हैं, जिस रीजन के कारण कैश आता है या जाता है ना, वो लिखते हैं। ठीक है, सो जैसे 50,000 आया तो अपन ने अमाउंट में 50,000 लिख लिया। अब एलएफ का मतलब तो आपको पता है, लेजर फोलियो, ये खाली रहेगा क्योंकि लेजर अभी हमने बनाया नहीं है, और वैसे भी पूरे जब तक पढ़ते रहोगे अकाउंट्स, एलएफ खाली रहेगा क्योंकि आप एक्चुअल अकाउंटिंग तो करते नहीं हो, तो आपको पेज नंबर पता नहीं होता है। वाउचर नंबर क्या होता है? बिल नंबर, बिल नंबर या चेक नंबर। जैसे यहां पर हम बोले 2 जनवरी को रिसीव्ड अ चेक विथ चेक नंबर, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो लिख लेंगे, नहीं दिया तो 000123 फॉर ₹20,000। हमें एक चेक मिला, पैसा आया कि गया? आया। कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट। लेफ्ट साइड नहीं, ये नहीं होगा सर, ये तो चेक आया ना। मतलब काव्य जिंदा है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर हम सिंपल कैश बुक बना रहे हैं, हम लोग सिंपल कैश बुक बना रहे हैं जिसमें ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। सो ये वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। बहुत अच्छे। उसके बाद बोला आपको 3 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000, और कुछ बिल नंबर अगर दिया होगा तो वो वाउचर नंबर में लिख लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो अब अगर ने गुड्स परचेज किया है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो जा रहा है। जा रहा है, तो हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे, पेमेंट साइड पे 3 जनवरी। क्या लिखेंगे नाम यहाँ पर? परचेज। बाय नहीं, परचेज अकाउंट लिखेंगे, बाय परचेज। बिल नंबर दिया होगा तो वाउचर नंबर में लिख देंगे, नहीं दिया होगा तो छोड़ देंगे। हाँ जी, इनवॉइस नंबर क्या होता है? इनवॉइस नंबर और वाउचर नंबर सेम होता है बेटा। आप जब कोई ट्रांजैक्शन करते हो ना, उस ट्रांजैक्शन का जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे चेक मिला तो चेक नंबर, आपने कुछ क्रेडिट सेल या परचेज करा तो बिल मिला होगा तो वो बिल का नंबर जो होता है वही इनवॉइस नंबर होता है। ठीक है, ओके। सो हमने परचेज किया इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा। उसके बाद बोला 4 जनवरी परचेज्ड स्टेशनरी फॉर ₹500, पैसा आया कि गया? गया। या तो पेमेंट साइड में लिखेंगे 4 जनवरी बाय स्टेशनरी, नहीं परचेज नहीं लिखेंगे, परचेज हाँ, नाम दिया है। इससे ये ट्रांजैक्शन करवाया मैंने 500। ठीक है,
उसके बाद 5 जनवरी को बोला सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अजय फॉर ₹20,000। पैसा आया कि गया? आया। नहीं आया, कुछ तो नहीं। मिला नहीं अब तक। हाँ, क्योंकि हमने जर्नल में पढ़ा है अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें किसी पर्सन का नाम लिखा है और कैशवर्ड नहीं लिखा है, सो वी अज्यूम इट एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर बोला 5 जनवरी को फिर से सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000। पैसा आया कि गया? आया सर। आया, क्योंकि इसमें किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा, भले कैश नहीं लिखा लेकिन नाम भी नहीं लिखा है, तो हम ऐसे ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो सेल करने से पैसा आता है, तो मैं डेबिट साइड पे क्या करूंगा, 5 जनवरी इधर लिख लूंगा, क्या नाम लिखूंगा यहाँ पर, टू सेल अकाउंट। कैश। नहीं, सेल्स अकाउंट। कैश तो है, कैश बुक तो बन ही रही है, आप ऑपोजिट नेम लिखते हो, टू सेल्स अकाउंट 15,000। ऐसे ही आप जब कुछ करते जाओगे और भी कुछ, जैसे फर्नीचर खरीदा तो आप यहाँ पे लिख लोगे बाय फर्नीचर अकाउंट। पर्सनल यूज के लिए करा तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक, लाइट का बिल पे करा तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। ऐसे आप ट्रांजेक्शन करते जाओगे जो भी आपकी डेट होगी। इस तरीके से ये जब आपका पूरे सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, दोनों का बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि बैलेंस फिगर निकालना, कितना कैश बचा हुआ है। तो बैलेंसिंग करने के लिए आप क्या करना, दोनों साइड पहले एक बार देखना और देखना किस साइड का टोटल बड़ा होगा। तो हमें दिख रहा है कि डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा, तो सबसे पहले वही साइड का टोटल लगाएंगे अपन। ठीक है, ये अपन ने टोटल लगा दिया 65,000। अब जो साइड छोटा है ना, उसका टोटल आप कहीं रफ में लगाइएगा, कहीं रफ में टोटल लगाएंगे अपन। कितना आ रहा है, 34,200। तो अब हमारा बैलेंस बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी बाई डी। ये सी बाई डी क्या होता है बताता हूँ, बाय बैलेंस सी बाई डी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा डेबिट साइड का टोटल था 65,000, क्रेडिट साइड का टोटल हमने रफ में निकाला 34,200, तो बैलेंस कितना बच गया, 30,800। और टोटल सेम आएगा दोनों का। जो बैलेंसिंग फिगर था वो बैलेंस में लिख लिया है, बट द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल। द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, पहले जो बड़ा साइड है उसका टोटल लगा लो, जो छोटा है उसको ऑपोजिट रफ में कैलकुलेट करके बैलेंस निकाल लीजिए। ये समझ में आया? ठीक है, एक काम और करता हूँ, ये इसको यहाँ से हटाता हूँ। 2 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। ये टोटल मैं यहाँ लगा देता हूँ। हाँ बोलो। सर ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो पेटी वाले में आएगा ना? नहीं यार, वो डिपेंड करता है कि आप पेटी कैश बुक बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। जब तक आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है तब तक आप सारे कैश ट्रांजेक्शन नहीं लिखोगे। हाँ, अब मैंने इसको क्यों ऊपर किया, क्योंकि ये जो अच्छा, पहले तो बैलेंस सी बाई डी का मतलब समझ ले क्या होता है। सी बाई डी का मतलब होता है कैरीड डाउनवर्ड। मतलब क्या सर इसका मतलब ये है कि बच्चों हमने इस हफ्ते का बैलेंस निकाला कैश का,
तो हमारे इस हफ्ते के एंड में हमारे पास 30,800 बच गया। अब जो नेक्स्ट हफ्ता शुरू होगा वो इस 30,800 से शुरू होगा। तो ये जो 30,800 है ये कैरी हो जाएगा ऑपोजिट साइड पर नेक्स्ट महीने इधर। तो हम क्या सर करेंगे, अगर एक मिनट रुको पहले देख लो। अब जैसे 7 जनवरी पे हफ्ता खत्म हुआ तो 8 जनवरी से नेक्स्ट हफ्ता शुरू होगा और यहाँ पर हम लिख लेंगे टू बैलेंस बी बाई डी 30,800 और फिर अपन बाकी के ट्रांजेक्शन्स करते जाएंगे। ये बी बाई डी का मतलब क्या होता है, ब्रॉड डाउनवर्ड, ब्रॉड डाउनवर्ड। समझ में आया? अब पूछो। सर पहले ऐसा हो सकता है नहीं, क्रेडिट ज्यादा हो गए हो, डेबिट कम हुआ हो। हाँ, अब ये तुम बोल रहे हो सर, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, कैश बुक, कैश बुक, कैश कॉलम मतलब अगर आप प्योर कैश बुक बना रहे हो विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, मतलब कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है, कैश कॉलम मतलब जो आप प्योर कैश बना रहे हो जिसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है, उसका कभी भी क्रेडिट साइड बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा होने का मतलब क्या है कि आपके पेमेंट्स ज्यादा हो गए। मेरे पास जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा आप किसी को दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। ठीक है। उससे ज्यादा मतलब मेरे पास 20 रुपए हैं, मैं किसी को 30 रुपए दे सकता हूं क्या? अगर मैं 30 रुपए दे दूंगा तो मेरा बैलेंस -10 हो जाएगा और कैश कभी माइनस में हो सकता है क्या? क्या आप बोल सकते हो अरे सुनो मेरे पास -10 रुपए है ना? सो कैश कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड कभी बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने क्या लिखा, लॉस में जाते तो हैं, हाँ बिजनेस लॉस में जाते तो हैं। देखो बेटा, हम लॉस की बात नहीं कर रहे, हम कैश की बात कर रहे हैं। लॉस में कैसे जाते हो, तुम्हें अगर पेमेंट करना है और तुमने अगर पेमेंट किया है तो आपके पास कहीं से कैश आया होगा, उधार लिया होगा, उधार लिया होगा तो भी कैश होगा ना। हम यहाँ कैश की बात कर रहे, लॉस की बात नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है मनस? यस सर। कि मैं और उसको एक्सप्लेन करूं? सर आ रहा है यार। सो कैश बुक कैन नॉट हैव अ नेगेटिव बैलेंस। कैश का नेगेटिव बैलेंस कभी हो ही नहीं सकता है। कैश बुक का कैश कॉलम विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, मतलब उसका हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा होगा। बैंक में ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि बैंक हमें लोन की फैसिलिटी या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन जब आप सिर्फ प्योर कैश बना रहे हो, कैश अकाउंट कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब उसका क्रेडिट साइड बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? कैश कैन नॉट बी नेगेटिव, कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, सो ये आप फॉर्मेट समझ में आ गया। अभी आप इसको लिख तो लेंगे, बट उसके पहले मेरी एक बात और सुन लीजिए। अभी आप ये मत लिखिए, अभी आप डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, आप वो करेंगे डायरेक्टली। वैसे तो बाकी लोगों को मैं करवाता हूँ पहला क्वेश्चन खुद ही, बट आई होप कि आप लोग कर लोगे आराम से। हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिया है इसका, और अगर नहीं हुआ तो बाबा तो बैठे ही हैं, नो वरीज। चलिए, ओके गाइस। कराना है। हाँ, क्या बोल रहा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर रिपिंदर दिल्ली इन द सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट। बनाइए सिंगल कॉलम कैश बुक, प्रॉपर फॉर्मेट में बनाइएगा गाइस प्लीज, भले टाइम ज्यादा लग जाए, कोई चिंता नहीं है। एक बार फॉर्मेट दिखा दीजिए एक सेकंड। हाँ, सर क्वेश्चन। हाँ, सर फ्राइड क्या होता है?
फ्राइट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। सर हो गया। सर वो भी लिखना है, कैरी फॉरवर्ड वाला, कैरी डाउनवर्ड वाला? जैसा जितना मैंने लिखा है ना उतना पूरा लिखना है। बैलेंस सी बाई डी भी लिखना है और उसके बाद ये बैलेंस बी बाई डी भी लिखना है। नहीं लिखोगे आधा मार्क्स काट देगा टीचर। सर हाँ बेटा। सर ये पेड फ्लाइट वाला एक बार फिर से बता दो। बेटा पेड फ्राइट मतलब ट्रांसपोर्टेशन आपका खर्चा है, तो आप पेमेंट साइड पे लिख दो बाय फ्राइट करके। ओके। अच्छा, अब एक दूसरी बात और याद रखेंगे काव्य, देखो मैंने जब यहाँ टोटल किया तो Yes, sir. टोटल के ऊपर और नीचे लाइंस होना चाहिए, प्लस जो टोटल होता है ना उसके नीचे डबल अंडरलाइन होना चाहिए। देखो ऐसा अकाउंट्स में Okay, डबल sir. अंडरलाइन का मतलब होता है फाइनल टोटल। ठीक ओके है, सर। बाकी सब सही है। टोटल के को ऊपर नीचे अंडरलाइन करो और नीचे से डबल अंडरलाइन करो। देखिए कुछ ऐसा बनेगा। सर 2018 में लिखना है? हाँ लिखो तो अच्छा है, फॉर्मेट प्रॉपर तो यही है। देखिए फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस, पैसा आ रहा है, डेबिट साइड पे लिख लिया टू कैपिटल। सेकंड वाला ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर, पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिख लिया आप लोगों ने। और उसके बाद थर्ड वाला ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश, अगेन क्रेडिट साइड पे लिख लिया। पेड फ्रेट, पैसा जा रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आ रहा है, डेबिट साइड पे लिख लिया। और पेड टू रमेश, क्रेडिट साइड पे रमेश लिख लिया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश अगेन टू सेल्स लिख लिया, डेबिट साइड पर पैसा आ रहा है। फिर पेड वेजेस, क्रेडिट साइड पे लिख लिया। अब जो 25 जनवरी क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा, तो ये ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फिर 31 जनवरी पेड रेंट बाय चेक, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बैंक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सो जब आप सिंपल कैश बुक बनाते हो आप प्योरली कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि सब्सिडरी बुक क्या होता है और कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए बनता है। फिर हमने सब्सिडरी बुक के डिफरेंट नेम्स देखे, फिर मीनिंग भी मैंने आपको बताया, और किस किस तरीके की सब्सिडरी बुक बन सकती है ये भी हमने डिस्कस करा। फिर मैंने आपको बोला कि भाई साहब हम लोग सब्सिडरी बुक पार्ट 1 कर रहे हैं विच इज़ कैश बुक। क्या होती है कैश बुक वो मैंने बताया। फिर मैंने आपको ये भी बोला कि जब आप कैश बुक बनाते हो तो कैश अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ से है ना क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स वाले। ट्रू और फॉल्स पूछ सकता है आपसे, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, ट्रू और फॉल्स। यहाँ वाई कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, because when we prepare cash book there is no need to prepare the ledger of cash, that is cash account, therefore it is known as cash book as well as subsidiary book. फिर मैंने आपको बोला कि टाइप्स ऑफ कैश बुक दो होती हैं, मेन कैश बुक, पेटी कैश बुक। मेन कैश बुक सारे मेन ट्रांजेक्शन के लिए, पेटी कैश बुक स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए, टाइम को बचाने के लिए। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जब हम पढ़ेंगे पेटी कैश बुक। तो मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा। मेन कैश बुक को बनाने के 3 मेथड्स हैं जिसमें से थर्ड मेथड नहीं है हमारे पास। हमने सिंपल के साथ स्टार्ट करा जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आएंगे, स्पेसिमेन देखा, समझा और एक क्वेश्चन हमने किया। ये आज की क्लास का टेक अवे था। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। जय श्री राम। थैंक यू सर।